Assalamualaikum dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से है, दैट इज नर्व इम्पल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स। जब हमने इंट्रोडक्शन किया था नर्वस कोऑर्डिनेशन का, तो हमने डिस्कस किया था कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होती है दैट इज वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, जिन्हें हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास नर्व इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल्स हैं जो कि हमारी नर्वस सिस्टम में डेवलप होते हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन में रोल करते हैं। जब हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ था वो जायंट स्क्विड्स पर किया गया था। और जायंट स्क्विड्स जो है, इस एनिमल का ताल्लुक फाइलम मोलस्का के साथ है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं मोलस्कस। मोलस्कस कहते हैं और इसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, जिसका 18 मीटर लेंथ होती है और 1800 kg, याद रखिएगा, इसका मास है, इसलिए इसको लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। जैसे हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा नर्व इम्पल्स हमारे नर्वस सिस्टम में 4 स्टेप्स के अंदर डेवलप होता है, बनता है और ट्रैवल करता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन में अपना रोल शो करता है। तो बेटे याद रखिएगा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज RMP, जिसे हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेकंड है दी AMP, जिसे नाम दिया जाता है एक्शन मेम्ब्रेन सेम एज पोटेंशियल। देन थर्ड जो है दैट इज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन, बल्कि यहां हम देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स किस तरह प्रोपेगेट होता है। और देन फोर्थ स्टेप में दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और जब हम डिस्कस करते हैं नर्व इम्पल्स को तो हमने पढ़ा था 2 टाइप्स होती है न्यूरॉन की, माइलिनेटेड एज वेल एज नॉन माइलिनेटेड। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल किस तरह बनते हैं और ट्रैवल करते हैं, इसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो बेटे याद रखिएगा हमारे पास जो है वो हम ले रहे हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरन्यूरॉन जो कि नॉन माइलिनेटेड है। और हमारी न्यूरॉन के जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे आप जानते हैं, इसे कहते हैं न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा, लेकिन पार्ट वाइज हम इसको डिफरेंट नाम देते हैं। अगर डेंड्राइट्स पर है डेंड्रोलीमा, अगर सोमा पर है तो सोमोलीमा,
और अगर एक्सॉन पर है तो इसको एक्सोलिमा कहते हैं। हमने यहाँ पर जो न्यूरॉन का है वो एक्सॉन पार्ट लिया है ताकि हम देख सकें कि सिग्नल कैसे डेवलप होते हैं और किस तरह ट्रेवल करते हैं। अब जो न्यूरॉन है, हमारी न्यूरॉन में डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स होते हैं, लेकिन नर्व इंपल्स में रोल करने वाले चैनल्स सोडियम चैनल एज वेल एज द पोटेशियम चैनल। ये हमारे पास सोडियम चैनल है, दिस इज कॉल्ड सोडियम चैनल्स, और ये हमारे पास पोटेशियम चैनल है। ये जो रेड कलर के चैनल हमने बनाए हैं दीज आर पोटेशियम चैनल्स, जो कहाँ मौजूद है, जो एक्सोलिमा पर है, क्योंकि पार्ट ऑफ एक्सोन लिया है हमने, तो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम चैनल्स। सबसे पहले हमने देखना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी। इट मींस जब न्यूरॉन अनस्टिमुलेटेड होती है तो उस वक्त जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट मींस न्यूरॉन हमारी रेस्ट की हालत में है, किसी किस्म का कोई भी स्टिमुलस अभी तक रिसीव नहीं किया इसने। सो जो रेस्टिंग कंडीशन में हमारे पास न्यूरॉन की कंडीशन होगी वो हम देखते हैं क्या होगी। बाहर जो होगा, याद रखिएगा, वहां पर होते हैं आउटसाइड सोडियम आयंस होते हैं, आउटसाइड मौजूद होता है सोडियम, और इनसाइड मौजूद होता है पोटेशियम इन द न्यूरॉन। बाहर वाला जो फ्लूइड होता है उसे हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, इसे हम नाम देंगे ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसके अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स, सेम एज दोनों साइड्स पर, ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे, एज वेल एज प्रोटीन्स होंगे। और इस फ्लूइड को हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जब हम देखते हैं न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पर, यानी एक्सॉन के अंदर वाली साइड पर, तो यहां पर मौजूद है आल्सो ऑर्गेनिक एसिड एज वेल एज द प्रोटीन्स along with potassium। तो पोटेशियम इनसाइड है along with ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन, और इस फ्लूइड को हम नाम देंगे ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। याद रखिएगा, यहां हम इसको लिख देते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसी तरह बाहर वाले को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब जो बाहर चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। न्यूरॉन के न्यूरोलिमा की आउटसाइड चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और इनसाइड चार्ज जो होगा दैट विल बी नेगेटिव चार्ज। इनसाइड नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज। अब देखें, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हम समझ गए कि बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन इनसाइड दी न्यूरॉन नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हालांकि पोटेशियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है और फर्स्ट एक ग्रुप से ताल्लुक है पोटेशियम का, यू नो वेरी वेल। तो हमारे पास यहां पर इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन जो है वो है नेगेटिव चार्ज। जब ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन नेगेटिव चार्ज है, अब याद रखें बाहर ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है सोडियम के मुकाबले में, इसलिए सोडियम का पॉजिटिव चार्ज एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट चार्ज है। बाहर जो होगी न्यूरोलिमा वो पॉजिटिव चार्ज। अंदर वाली साइड पर जो है वो ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम कंसंट्रेशन कम है, इसलिए डोमिनेंट चार्ज जो होगा दैट वुड बी द नेगेटिव
इसलिए इनसाइड द न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल में या रेस्टिंग कंडीशन में नेगेटिव चार्ज होता है। और ये अनस्टिमुलेटेड पार्ट हम देख रहे हैं, तो उस वक्त जो पोटेंशियल होगा दैट इज -65 मिलीवॉल्ट, इसको MV लिखते हैं हम, जो कि वेरिएबल होता है बिटवीन -90 बल्कि -40 एंड -90 का। जब हम दोनों को प्लस करें, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा 130, माइनस के 130 बनेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो -65 होगा। तो -65 मिलीवॉल्ट जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। और इस वक्त न्यूरॉन किस कंडीशन में है? दैट इज पोलराइज्ड। न्यूरॉन क्या है? पोलराइज्ड है। जब न्यूरॉन पोलराइज्ड है, क्या है बेटा? न्यूरॉन है पोलराइज्ड। जब न्यूरॉन पोलराइज्ड है तो रेस्टिंग पोटेंशियल हमारे पास -65, हमने रेस्ट की हालत में देखा। न्यूरॉन जो थी वो अनस्टिमुलेटेड थी। क्या थी? अनस्टिमुलेटेड। अब थोड़ा सा इससे आगे जाने से पहले मैं आपको एक ग्राफ बता दूं कि यहाँ आपकी बुक में भी एक ग्राफ बना हुआ है, या अक्सर ग्राफ हम देखते हैं रेस्टिंग में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास RMP है, और RMP जो है ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, और वो है -65 MV। जब न्यूरॉन क्या थी? पोलराइज्ड थी। क्या थी बेटा? पोलराइज्ड। जब न्यूरॉन पोलराइज्ड है तो हमारे जैसे ही हम इसे स्टिमुलस देंगे, अब हमने स्टिमुलस दिया तो याद रखिएगा जो कि स्टिमुलस क्या होगा? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एटलीस्ट कितना होना चाहिए? -20 से लेकर -55 तक। जैसे हम स्टिमुलस देंगे तो यहां पर डीपोलराइजेशन होगी, न्यूरॉन हो जाएगी डीपोलराइज्ड। जब डीपोलराइज्ड होगी तो पोटेंशियल इसका पहले पहुंचेगा 0 तक, +0, और देन रीच करेगा +40 MV को, जो कि एक्शन पोटेंशियल है। क्या है? एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम AMP कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे एक्शन पोटेंशियल होगा, न्यूरॉन दोबारा जो है वो रीपोलराइज होगी, दोबारा एक्शन के बाद दोबारा रीएडजस्ट करेगी। -65 जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा आएगा, दोबारा रीपोलराइज होगी, तो -65 मिलीवॉल्ट जो है वो पोटेंशियल हो जाएगा। तो पहले थी पोलराइज्ड, फिर डीपोलराइज्ड, फिर रीपोलराइज्ड, देन दोबारा गेन किया -65। तो ये हमारे पास एक ग्राफ शो हो रहा है। अब हम दोबारा वापस आते हैं, हमने रेस्टिंग पोटेंशियल की बात की थी। रेस्टिंग हमारे पास कितना था? -65। अब हम इसी पार्ट पे काम करेंगे, क्योंकि हम इसको मिक्स इसलिए नहीं कर रहे, हम इसको नेक्स्ट स्टेप इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर करेंगे तो मिक्सिंग होगा। तो अब हम इसी पार्ट को आगे लेके देखते हैं कि जब हम क्या देंगे, इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देंगे। क्या देंगे बेटा? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और वो स्टिमुलस कितना होना चाहिए? वो स्टिमुलस होना चाहिए -20 से लेकर टू -55 माइक्रोन वोल्ट तक। जैसे स्टिमुलस या इंपल्स हमने दिया, स्टिमुलस मिला, जो थ्रेशोल्ड इंपल्स दिया गया, तो अब हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले सोडियम चैनल जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल, इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही स्टिमुलस मिला सोडियम चैनल ओपन हो गए, बट पोटाशियम रिमेन क्लोज। यहां पोटाशियम चैनल क्लोज हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम विल रश इनसाइड, क्योंकि सोडियम बाहर थी। अब सोडियम जब अंदर आएगी, किसमें? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जहां पर पोटाशियम ऑलरेडी मौजूद है। तो शोर शॉर्ट सी बात है, यहां पर जो
सोडियम के अंदर आने से पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पॉजिटिव भी अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे। कुछ चार्ज ऑर्गेनिक एसिड प्रोटीन के अपीयर होंगे और कुछ चार्ज सोडियम एंड पोटेशियम के अपीयर होंगे जो कि पॉजिटिव हैं। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव इनसाइड अपीयर हो गया, यहां भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव अपीयर हो गया। अब बाहर से सोडियम अंदर आ गया है, इसलिए सोडियम का पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज अपने आप को अपीयर करना शुरू करेंगे जो कि ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन का था, इसलिए बाहर भी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, बाहर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। अब जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अंदर हैं उतने ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज याद रखिएगा न्यूरॉन की न्यूरोलिमा के बाहर होंगे। तो अब इस कंडीशन में न्यूरॉन हो जाएगी डीपोलराइज्ड। क्या हो जाएगी, जितने चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इनसाइड हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इनसाइड द न्यूरॉन, इनसाइड द न्यूरोलिमा, उतने ही पॉजिटिव नेगेटिव बाहर होंगे। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बाहर भी है अंदर भी है, न्यूरॉन कहलाएगी डीपोलराइज्ड। हमारे पास न्यूरॉन क्या हो गई है, डीपोलराइज्ड हो गई। तो हमने ग्राफ में देखा था डीपोलराइज्ड होगी तो हमारे पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देयर विल बी 40 + 40 मिलीवोल्ट हो जाएगा। अब +40 मिलीवोल्ट जब हो गया तो इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एएमपी हो गया है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास प्रोपेगेशन भी होती है, ट्रैवल भी करते हैं सिग्नल, आगे जो है वो कंडक्शन भी होगी। तो इसी पार्ट में जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी तो अब ये दोबारा रीपोलराइज की तरफ भी ये वाला पोर्शन आएगा। जब ये वाला पोर्शन किसमें आएगा, रीपोलराइज की तरफ। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, एक चीज आपने गौर करनी है। अब यहां पर पोटेशियम चैनल ओपन तो सोडियम हुए थे, लेकिन जैसे ही इक्वल चार्ज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई, ये चैनल बंद हो जाएंगे। अब दोबारा रीपोलराइजेशन की कंडीशन आनी है तो क्या होनी है, रीपोलराइज्ड होनी है। जब रीपोलराइज कैसे होगी, अब रीपोलराइज जब होनी है, जब आगे वाला पार्ट इसका पोलराइज हो जाएगा तो पीछे वाला रीपोलराइज होगा, इस तरह सिग्नल आगे ट्रैवल करेंगे। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सोडियम चैनल तो बंद रहेंगे लेकिन पोटेशियम के चैनल खुलेंगे। जब पोटेशियम के चैनल खुलेंगे तो पोटेशियम अंदर है, पोटेशियम विल मूव्स आउट, पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देगी। जब पोटेशियम अंदर से बाहर निकलेगी तो ऑलरेडी कुछ सोडियम आयंस वहां पर मौजूद थे, जब पोटेशियम बाहर आई तो दोबारा फिर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा तो न्यूरोलिमा के बाहर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और इसी तरह अंदर से चार्ज पॉजिटिव कम हो जाएगा और अंदर चार्ज अपीयर हो जाएगा नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज हैं वो रीपोलराइज होते हुए बैलेंस हो गए, मींस दोबारा रीपोलराइजेशन हुई है तो अंदर अपीयर हो गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि पोटेशियम बाहर आ गई, बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो बाहर ऑर्गेनिक एसिड प्रोटीन ने अपना नेगेटिव चार्ज फिर सप्रेस कर दिया, अंदर ऑर्गेनिक एसिड प्रोटीन ने अपना नेगेटिव चार्ज फिर अपीयर कर दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, वो बाहर निकल गए। तो इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज वाली ये कंडीशन आ जाएगी रेस्टिंग वाली। लेकिन अब यहां पर आपको पता होना चाहिए सोडियम अंदर है, पोटेशियम बाहर है, इसलिए जो है वो यहां पर आयन बैलेंस नहीं है, इसलिए नेक्स्ट जो इंपल्स है क्या कंडक्ट करेगा, ये वाला पार्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रेस्टिंग वाली ओरिजिनल पोजीशन नहीं आई है, सिर्फ चार्ज बैलेंस हुआ है, आयन बैलेंस नहीं हुए। तो आयन बैलेंस करने के लिए याद रखिएगा ये वाला पोर्शन इस तरह आगे जैसे ट्रैवलिंग होती जाएगी। अब जब ये वाला पार्ट किसमें जाएगा, ये जाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड में, इसमें जाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला जाएगा। जब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम चैनल दोनों एक साथ खुल जाएंगे, सोडियम चैनल भी खुलेंगे और पोटेशियम चैनल भी खुल गए। अब पोटेशियम बाहर से अंदर आएगी और सोडियम अंदर से बाहर जाएगी, क्योंकि सोडियम ज्यादा अंदर गई थी इसलिए सोडियम के 3 यूनिट अंदर आएंगे
ठीक है, बाहर से बल्कि सोडियम के अंदर से बाहर 3 यूनिट जाएंगे और पोटेशियम के जो है वो 2 यूनिट बाहर की तरफ आएंगे और एटीपी मॉलिक्यूल जो होगा वह एक इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यहां पर जो ट्रांसपोर्ट हो रही दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे? क्योंकि पोटेशियम के जो थे वो पोटेशियम बाहर था, जैसे पोटेशियम चैनल खुला पोटेशियम बाहर से अंदर आना शुरू करेगा, लेकिन 2 यूनिट अंदर आएंगे। जब दो अंदर आएंगे साथ और 3 यूनिट जो है वो सोडियम के बाहर जाएंगे। जब ये 3 यूनिट सोडियम और 2 यूनिट पोटेशियम एक्सचेंज होगा इस तरह, तो एक एक एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता जाएगा और ये जो सारे के सारे पोटेशियम है वो आ जाएंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में दोबारा फिर, और जो सोडियम है वो बाहर चले जाएंगे। हमने चार्ज पहले बैलेंस कर दिया था, पॉजिटिव था जब रिपोलराइजेशन हुई थी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो अब सारे के सारे पोटेशियम अंदर आ गए, सोडियम सारे दोबारा बाहर चले गए। इसलिए रिफ्रैक्टरी पीरियड में आके ये सेम कंडीशन हो जाएगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली, और दोबारा जो है आने वाले इंपल्स को ये वाला पार्ट जो होगा न्यूरॉन का दोबारा कंडक्ट करेगा। तो अब हमने देखें क्या देखा है कि यहां पर पहले पोलराइज कंडीशन थी, रेस्टिंग पोटेंशियल था, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया गया, इंपल्स मिला, तो डीपोलराइजेशन हुई, +40 पे गया पोटेंशियल, और उसके बाद जो है इसी पार्ट में जब सिग्नल आगे ट्रेवल कर जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वहां डीपोलराइजेशन होगी तो पीछे वाला रीपोलराइज हो गया ये वाला पार्ट। अब फिर आगे ट्रेवल करेंगे तो फिर वो डीपोलराइज हो जाएगा, पीछे वाला रीपोलराइज, और ये वाला पार्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाएगा क्योंकि हमें आयन भी बैलेंस करने हैं। पहले चार्ज बैलेंस में रिपोलराइजेशन में, अब जब आयन भी बैलेंस हो जाएंगे तो ये वाला पार्ट दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा और इसका पोटेंशियल रीस्टोर हो जाएगा। अब ये रेडी है फॉर न्यू इंपल्स कंडक्शन के लिए। तो ये हमने देखा कि इस तरह सिग्नल डेवलप होते हैं, इस तरह प्रोपेगेशन होती है इंपल्स की, और ट्रेवल करते हुए सिग्नल कहां पहुंचेंगे? न्यूरॉन के टर्मिनल पर। न्यूरॉन के टर्मिनल तक हम जाते हुए देखेंगे इसको। अब न्यूरॉन के टर्मिनल तक पहुंच गए तो अब यहां पर बनेगा साइनेप्स, लेकिन साइनेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहां साइनेप्स बनने का सिलसिला आन पहुंचा है, टर्मिनल तक सिग्नल पहुंच गए बनते हुए और ट्रेवल करते हुए नर्व इंपल्स टर्मिनल तक पहुंच गया। लेकिन ये हमने देखा था नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, तो यहां पर जो इसकी स्पीड होगी याद रखिएगा वो होगी 20 to 30 मीटर पर सेकेंड, इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। लेकिन हमने पढ़ा न्यूरॉन माइलिनेटेड भी होती हैं, और माइलिनेटेड जो होती हैं आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ दी माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होती हैं बेटा, माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या है? माइलिन शीथ होती है जो कि एज ए इंसुलेटर काम कर रही होती है। वो फिर सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकती है और एज वेल एज मोटर न्यूरॉन भी। अब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बाहर जब माइलिन शीथ है तो आपको पता है ये एज ए इंसुलेटर काम कर रही है, यहां पर कोई भी चैनल नहीं है, लेकिन यहां पर जो गैप बना हुआ है इस गैप के अंदर चैनल्स मौजूद होते हैं, सोडियम वाले भी और पोटेशियम वाले चैनल भी। यहां से जो है वो आयंस जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवेयर्स। ये हमारे पास जो रेड पॉइंट मैंने बना दिए ये है नोड ऑफ रेनवेयर्स। ये नोड ऑफ रेनवेयर जो है यहां पर, अब यहां से आपको पता है आयन एक्सचेंज होगी, चार्जेस में चेंज आएगा, तो यहां से सिग्नल क्या करेंगे क्योंकि बीच में इंसुलेटेड माइलिन शीथ है इसलिए जंप मारेंगे। जब यहां से जंपिंग का प्रोसेस होगा एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर पे जंप करेंगे इस तरह सिग्नल्स, तो शॉर्ट सी बात है बीच में ऑब्स्टिकल है, इनकी स्पीड ज्यादा होगी और इनका जो स्पीड होगा दैट इज 120 to 130 मीटर पर सेकेंड। 120 to 130 मीटर पर सेकेंड होगी।
तो 120 टू 130 मीटर पर सेकंड हमने देखा किसमें, जब न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो स्पीड रन करने कितनी होगी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह अब हम देखें कि नेक्स्ट में हम देखेंगे नर्व इंपल्स ट्रैवलिंग करता हुआ टर्मिनल तक आ गया है। हमने देखना है कि साइनेप्स कैसे बनता है, सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे ट्रैवल करते हैं। हमने माइलिनेटेड में भी देख लिया। इसे एक दफा फिर बता दूं कि इसे हम कहते हैं, क्योंकि जंप करने को हम कहते हैं सॉल्टर वर्ड की मीनिंग होती है जंपिंग। तो जब जंप करते हुए सिग्नल जाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन में तो इस इंपल्स को हम कहते हैं सॉल्टेटरी इंपल्स कहते हैं। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो इंपल्स होता है वो सॉल्टेटरी होता है। इसकी स्पीड 4 गुना ज्यादा होती है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के मुकाबले में, और सॉल्टेटरी इंपल्स है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन जो कि इंटर भी हो सकती हैं, सॉरी सेंसरी भी हो सकती हैं और हमारे मोटर न्यूरॉन भी हो सकती हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे साइनेप्स। हमने सिग्नल को पहुंचा दिया है टर्मिनल पर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स।